हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। कल के रिव्यूज़ के बाद मुझे लगता है कि कहानी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर एवरी कमेंट। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त वानी, जो कि अभी उसी मेंशन में आ चुकी थी जहाँ आर्यन उसे ले आना चाहता था, और फिर दूसरी तरफ आकर के उसके लिए दरवाज़ा तो खोल देता है, लेकिन वानी जो कि बिल्कुल शांति से सामने की तरफ बैठकर देखे ही जा रही थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। आर्यन उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चलो। आर्यन की आवाज़ में हमेशा वो स्ट्रिक्टनेस रहती थी, जिसे वानी थोड़ा घबरा तो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है अपने पापा का, और फिर वो आर्यन की तरफ मुड़कर देखते हुए कहती है, पापा को बहुत पेन हो रहा होगा, हमें उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आप बहुत निर्दयी इंसान हैं, कितने बेरहम हैं आप। आर्यन ये सारी बातों को कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहा था। वानी ये सब रोते रोते बोल रही थी और बहुत ज़्यादा कंसर्न थी अपने पापा के लिए, लेकिन आर्यन को तो ज़रा फिक्र ही नहीं थी। और अभी तो वो वानी के पापा की इससे भी बदतर हालत करने के बारे में सोच रहा था। वानी तो इतने में ही घबरा गई है। वो इन सारी बातों को अवॉइड करते हुए कहता है, नीचे उतरो। लेकिन वानी अभी भी बस बोले ही जा रही थी, आर्यन तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड था। वो किसी के भी दर्द में ना परेशान हो जाता था। और और पापा को तो डायबिटीज़ भी है, उनके हाथ में बहुत पेन हो रहा है। एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं। ये सुन करके अब आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो उसे खुद ही अपने दोनों हाथों में ले जा करके उठा लेता है, और फिर उसे ज़बरदस्ती अंदर की तरफ लाते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है? हाँ, क्या चाहती हो? मैं रिक्वेस्ट करूँ तुमसे? हर बात को समझने में इतना वक्त क्यों लगा देती हो? मंद बुद्धि हो। और ये सारी बातें वो वानी को अपने साथ गोद में उठाए हुए उसको उसके कमरे तक ले जाते बोल रहा था, और ले जा करके उसे बेड पर धीरे से बैठाते हुए कहता है, अब चुपचाप से यहीं रहोगी तुम, और कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। खाना टाइम से खाओगी, वरना तुम्हारे उस बाप की मैं इससे भी बहुत बुरी हालत करूँगा। बात समझ में आ रही है? वानी कहती है, पर पर आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? ये सारी बातें तो आर्यन को भी नहीं पता थी, और आर्यन को जिस दिन ये सारी बात पता चली, वो तो मुझे छोड़ देगा ना। जिस तरह से वानी इतनी सारी बातों को लेकर के टेंशन ले जा रही थी, आर्यन को उसके बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी बातों को भी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था वानी को, कि आर्यन तो चाहे कुछ भी हो जाए वानी का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, चाहे पूरी दुनिया उसे गलत क्यों ना साबित कर दे, आर्यन फिर भी उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन ये सारी बातें वो इस वक्त तो नहीं बता सकता था वानी को, और विराज बन करके वो फिर से स्ट्रिक्ट होते हुए कहता है, जितना दिमाग है उतना ही सोचा करो, उससे ज़्यादा सोचोगे तो दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। आराम करो, मैं खाना भिजवाता हूँ, और अगर खाना खाने में ज़रा भी नाटक किया ना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वानी के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि अब ये बात उसके पापा को पता चल चुकी, इसका मतलब उसकी मॉम और उसकी अपनी बहन को भी पता ही होगी, और न जाने ये बात कहाँ कहाँ तक फैल जाएगी। और अगर उसके स्कूल में ये सारी बातें पता चल गई तो वो किस मुँह से जाएगी उसे स्कूल में। और ये सारी बातें उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। एक अजीब सी सरहन से उठ रही थी उसकी पूरे बॉडी में, डर की एक अजीब सी सरहन से उठ रही थी उसके पूरे शरीर में। और ये डर जो कि वानी को एक गलत कदम लेने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही आर्यन वहाँ से बाहर की तरफ निकला था और कमरे को बंद कर देता है, वानी जो कि तुरंत ही अगल बगल देखती है कि कोई उसके पास ऐसी चीज़ हो जिससे वो अपने आप को हर्ट कर सके, क्योंकि उसे तो हमेशा गलत वो खुद ही लगती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वानी को अब इस जिंदगी के साथ तो नहीं जीना था। सब कुछ तो ख़त्म ही हो गया है। अब तो उसके मॉम डैड भी उसे मारने के बारे में सोच रहे हैं। उसकी माँ उसे अपने साथ घर तक नहीं ले जाना चाहती, और जब ये बात आर्यन को पता चलेगी तो वो भी उसे छोड़ देगा। अब तो सब खत्म हो गया है, और वानी को लगता है कि अब वो खुद को भी ख़त्म ही कर ले। वो अपने हाथ में लेकर के एक ग्लास को ज़ोर से ज़मीन पर पटकती है, और टाइल्स पर जैसे ही वो ग्लास गया था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है, और साथ ही बहुत सारे कांच के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। वानी उसी में से एक नुकीला कांच का टुकड़ा लेकर के अपने हाथ में लेती है, और फिर एक गहरी सांस भरते हुए खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, शायद ये जिंदगी मेरी यहीं तक थी, मुझे इसके बाद नहीं जीना, मैं नहीं जी पाऊंगी। और ये बोल करके उसने अपने दूसरे हाथ के नस को बहुत बेरहमी से काट दिया था, और उसके पूरे हाथ से अब खून पे खून आता जा रहा था। थोड़ा देर तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद
वानी का शरीर एकदम से काम करना बंद कर गया था और वो उसी जगह पर नीचे की तरफ गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके पीठ में कई जगह पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े चुभ गए थे। लेकिन वानी के मुंह से आह तक नहीं निकली थी, क्योंकि शायद वो दर्द जो वो अभी तक बर्दाश्त कर रही थी वो उसके फिजिकल पेन से बहुत ही ज़्यादा था, और इसी वजह से वो बस शांति से अपने आप को अब इस शरीर से अलग करने के बारे में सोच ली थी। और धीरे धीरे करके वो ब्लड जो कि पूरे फर्श पे फैलना शुरू कर जाते हैं। आर्यन अभी भी इस मेंशन से बाहर नहीं निकला था। उसे पता था कि अगर वो यहाँ से चला गया तो वानी खाना तो नहीं खाने वाली, जिसकी वजह से वो खुद ही खाने का प्लेट लेकर के जैसे ही अंदर की तरफ आकर के देखता है, उसके हाथ से प्लेट एकदम से नीचे की तरफ गिर गया था। आर्यन ने तो हमेशा वानी का हर जगह पर साथ दिया था और वानी को हमेशा वो सेफ ही तो रखना चाहता था। उसके लिए वो कुछ भी करता, लेकिन वानी को ज़रा भी ट्रस्ट ही नहीं था इस आदमी पर। और होता भी क्यों, वानी के लिए तो ये सिर्फ एक स्ट्रेंजर था। आर्यन बिना देरी किए तुरंत ही वानी को ले जाकर के अपने बाहों में उठाता है और तुरंत ही दौड़ते हुए वो काफ़ी रश में आकर के गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से कहता है, हॉस्पिटल जल्दी। आर्यन की पूरी सांसें फूली हुई थी। जो कांच वानी के पीठ पे लगा हुआ था, आर्यन के हाथों पर भी वो चुभ रहा था, लेकिन आर्यन को ये सारी बातें इस वक्त बिल्कुल भी नोटिस नहीं हो रही थी। वो सिर्फ वानी के हाथ को देख रहा था और उसे कपड़े से जोर से बांध दिया था, लेकिन तभी भी खून बहुत ही रफ्तार से उसके शरीर से बाहर निकल रहा था। ड्राइवर से फ़ोन कनेक्ट करवा करके उसने अखिल को बहुत ही मुश्किल से ये सारी बातें बताई थी, क्योंकि उससे बोला नहीं जा रहा था ठीक से। जैसे ही फ़ोन दूसरी तरफ से उठा था, आर्यन बहुत ही हाँफते हुए और बहुत जल्दी जल्दी में बोलता है, अखिल, इट्स आर्यन, वानी ने अपनी नस काट ली है। जैसे अखिल ने यह सुना था, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है वानी को लेकर और परेशान होते हुए तुरंत ही दौड़ करके अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हुए कहता है, कहाँ है तू इस वक्त? मैं तुरंत ही निकल रहा हूँ। लेकिन आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, नहीं, इस वक्त मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मेरे लोकेशन से आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबको इन्फॉर्म करो, और हाँ, जितने भी बेस्ट हॉस्पिटल है मुझे तुरंत ही उसकी लिस्ट भेजो और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना कि आर्यन सिंघानी आ रहा है। अखिल तुरंत ही इस काम को करने में लग जाता है और बिना देरी किए तुरंत ही हॉस्पिटल के 3-4 नाम वो इस वक्त आर्यन को सेंड कर चुका था, और अब उनकी गाड़ी जो कि सबसे पास वाले हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, उस हॉस्पिटल में पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था और साथ ही कुछ बॉडीगार्ड्स पहले वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं ताकि आर्यन को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही वो हॉस्पिटल आया था, स्ट्रेचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आर्यन उसे अपनी बाहों में ही इसी तरह पकड़े हुए दौड़ करके अंदर की तरफ भागता है इमरजेंसी वार्ड के लिए। पहली बार आर्यन के अपने बॉडीगार्ड्स ने इस तरह से आर्यन को घबराया हुआ और साथ ही डरा हुआ देखा था, जैसे कि अगर वानी को कुछ हो गया तो उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमरजेंसी वार्ड में भी वो वानी को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन अब उसे डॉक्टर्स की बात माननी पड़ती है। फिर बाहर आकर के कांच के दरवाजे से टिक करके अपने हाथ को देख रहा था, जो कि पूरी तरह से वानी के खून से सन चुके थे। चेहरा जिस पे अभी भी सिर्फ और सिर्फ घबराहट थे और साथ ही एक अजीब सा डर कि कहीं वो वानी को खो ना दे। आज जैसे इंटरनेशनल स्कूल के रिसेस का टाइम था, सारे बच्चे जो कि आपस में मस्ती करते हुए खाना खा रहे थे। कुछ बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, कुछ बच्चे दौड़ रहे थे, लेकिन क्लास 11th के सारे जितने भी वानी, आर्यन और अखिल के क्लोज फ्रेंड्स थे, वो सारे के सारे शांति से बस क्लास में बैठे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये तीनों के तीनों ट्रिप के बाद इतना ज़्यादा एब्सेंट क्यों कर रहे हैं। तीनों की कॉल्स को भी ट्राई करने की कोशिश की थी उन लोगों ने, लेकिन वो लोग तो ऐसे गायब हुए थे जैसे कभी एग्जिस्ट ही ना करते हो। तभी जतिन जो आइडिया देते हुए कहता है, एक काम करते हैं, हम लोग उनके घर पहुंचते हैं, तब जाकर के मामला समझ में आएगा कि आखिर उन लोग को हुआ क्या है। लड़कियां, तुम लोग वानी के घर जाओ। तभी दीक्षा कहती है, हम जाएंगे, हम उसके घर जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार उसके लिए। ठीक तो होगी ना वो? ट्रिप तक तो एकदम बढ़िया थी, चंगा थी, अचानक से एकदम गायब सी हो गई है। बताओ यार, 1 हफ्ता से ज़्यादा हो जाएगा लग रहा है। स्कूल में नहीं आएगी तो फिर इसका एग्ज़ाम कौन देगा? नेहा कहती है, हाँ मैं भी जाऊँगी उसके पास। मेरा भी फ़ोन पता नहीं क्यों नहीं उठा रही वो, ऐसा लग रहा है जैसे सबसे नाराज़ हो गई है। एक काम करते हैं, मैं, दीक्षा। तभी प्रभा कहती है, मैं भी जाऊँगी, मुझे भी उससे बात करनी है। और वैसे भी अगर वो परेशान होगी तो हम उसे मिल करके समझा कर दोबारा से स्कूल लेकर आएंगे। और बॉयज़ में से तुम लोग कोई ग्रुप बना लो, जो एक आर्यन के घर और दूसरा अखिल के घर, और बच्चे जो कि इसी तरह से आपस में अपना काम बांट लेते हैं। और छुट्टी होने के बाद ही उन लोगों को तुरंत ही वानी के घर निकलना था और कुछ लोगों को आर्यन और अखिल के। बॉयज़ में से इस वक्त जतन, अंकुर और सर्वेश
जो कि इस वक्त अखिल के घर की तरफ जा रहा था। और तभी वो प्रणव से कहता है, तू भी चलना हमारे साथ। लेकिन प्रणव जो कि ओम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं तेरे साथ चलता हूँ, एक्चुअली मुझे आर्यन से काम है। ओम जो हंसते हुए कहता है, चल कुकड़ा साला चल। वानी के घर जाने के बाद दीक्षा नेहा को पता चलता है कि वानी तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गई है। लेकिन तभी प्रभा जो कि सुनीता जी के एक्सप्रेशन को बहुत ही ध्यान से नोटिस करते हुए कहती है, आंटी मुझे वो वानी के कमरे से कुछ लेना था, एक्चुअली कुछ नोटबुक है जो कि मुझे चाहिए थे उसके, हम ले सकते हैं क्या उसके कमरे में जाकर? सुनीता जी कहती है, हाँ बेटा क्यों नहीं, मिश्रिका लेकर चलो उनको। और इस वक्त नेहा और दीक्षा जो कि अंदर की तरफ तो जाने लगी थी, लेकिन शायद प्रभा को सिर्फ एकांत चाहिए था। अब वो ऐसे तो नहीं बोल सकती थी, लेकिन जैसे ही नेहा, दीक्षा और मिश्रिका वहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, तुरंत ही प्रभा जो कि मुड़ती है सुनीता जी की तरफ और उनका हाथ धीरे से पकड़ते हुए कहती है, आंटी सच बताइएगा, सब ठीक है ना? क्योंकि आपकी बातों से लग तो नहीं रहा। वानी कहाँ है? क्या वाकई वो रिलेटिव के घर गई है? सुनीता जी के तो मन में वैसे ही इतना ज़्यादा दर्द भरा हुआ था, और प्रभा के इस तरह पूछने पर उनकी आंसू जो कि नहीं रुक पाते, क्योंकि वो उनका दिल बहुत कमज़ोर था और वानी को लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा। वो बहुत प्यार करती थी वानी को, उनकी पहली बेटी थी वो। प्रभा के इस तरह पूछने पर वो रोते रोते अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहती है, नहीं वो कहाँ जाएगी, अपने रिश्तेदार के घर गई है बेटा, जल्द वापस आ जाएगी। प्रभा जो कि उनको साइड से करते हुए कहती है, आंटी क्या हो गया ऐसा? और इस तरह तो वानी कभी नहीं करती है, और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है वो? आप झूठ बोल रही है ना? अगर कोई भी बात है तो हम लोग को बताइए, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। ये सुनकर के वानी की माँ सुनीता जी को बहुत राहत मिली थी कि अब जाकर के कोई तो है जो उसे समझ रहा है, और वो प्रभा को ज़ोर से गले लगाते हुए कहती हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे इसकी ज़रूरत थी। तुम लोग क्या कर सकते हो उसके लिए? उसके जब खुद के बाप ने उसे छोड़ दिया तो मैं क्या करूं? अब जाकर के प्रभा को थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही थी, और वो सुनीता जी से कहकर के सारी बातें एक एक करके बाहर निकलवाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ दीक्षा जो कि मिश्रिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ नहीं हो गई है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्लास 11th है उसका, बताओ घूम रही है, ट्रिप से आई फिर घूमने चली गई, घुमक्कड़ ही हो गई है लग रहा है। मिश्रिका भी एकदम से शांत है इस बात पर। दीक्षा जो कि उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करती है और धीरे से नेहा से कहती है, ये हमको मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये जरा पूछना इससे, रिश्तेदार के घर ही गई है ना, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना उसको, हम लोग उसे झूठ बोल रहे हो? नेहा कहती है, पागल हो गई क्या, ऐसा थोड़ी ना होगा। मिश्रिका इधर देखना जरा। मिश्रिका की भी आंखें लाल थीं, इतने वक्त से वो बस अपनी बहन को सोच सोच करके रोई तो जा रही थी, और जैसे ही नेहा ने उससे ये पूछा था, वो एकदम से अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, क्या होगा, दीदू तो बस रिलेटिव के घर गई घूमने के लिए, जल्द वापस आ जाएंगे। आप लोग को कौन सी नोटबुक चाहिए थी? उसकी आवाज़ में जो भारीपन था, दीक्षा उसे बहुत ही ध्यान से नोटिस कर लेती है, क्योंकि उससे ये सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आता था, डिटेक्टिव वाली हरकतें करने में। और वो उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए कहती है, मिशू हम लोगों से झूठ बोलोगी? हाँ ऐसे करोगी? सच्ची बताओ यार, क्या बात है? अगर हम लोग को थोड़ा सा भी दोस्त मानती हो तो बता दो, हो सकता हो तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। हमको कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, वानी ऐसे तो कभी नहीं जाती, और वो कहीं भी जाती ना, इस लंबोदरी को तो बता कर ही जाती। नहीं नेहा, नेहा कहती है, एक मिनट, उसे बताने तो दो कुछ। मिश्रिका बताओ ना, क्या हुआ है उसे? सब ठीक है ना? मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, और ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी खतरे में है। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, रोना भी आ रहा है उसके लिए। ये सुन करके मिश्रिका जो कि एकदम से ज़मीन पर ही धड़ाम से बैठती है, और फिर अपने हाथों को ले जाकर के अपने चेहरे पर रख करके ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। दीक्षा और नेहा समझ गई थी कि ये लोग अभी तक उसे छुपा रहे थे कुछ बातें, और एक तरफ से दीक्षा उसे संभालती, दूसरी तरफ से नेहा, और उसके सर पर दोनों अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ, हमें बताओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे शायद। मिश्रिका अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं मम्मी पापा, पर वो लोग उसे भेज दिए पता नहीं कहाँ,
और वो वापस नहीं आएगी अब कभी। मम्मा ने ऐसा बोला था। मुझे दीदू की बहुत याद आ रही है। मुझे अकेले सोने की आदत भी नहीं है। वो हमेशा मुझसे झगड़ा करती थी। कुछ खाने का भी मन नहीं करता। उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। आप लोग उन्हें वापस ला सकते हो। ये सुनकर के नेहा और दीक्षा की भी आंखों में आंसू आ गए थे। जो दीक्षा हमेशा सबको हंसाने में रहती थी, आज वो भी रोए जा रही थी और पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखा था इन दोनों ने। नेहा कहती है, दीक्षा हिम्मत रखो, हम कुछ ना कुछ कर देंगे मीशू। तुम बताओ कि किसके पास भेजा गया उसे। तभी मिशिका कहती है, वीरेंद्र अंकल। नेहा कहती है, वीरेंद्र अंकल? ये तो वही है ना जिसके बारे में वानी बहुत तारीफ करती थी। वो उसके लिए फॉरेन से सामान वगैरह लाते थे, उनके पास। ये सुन करके मिशिका कहती है, हाँ उन्हीं के पास भेजा है, पर मुझे नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ पता नहीं चलने दे रहे। यह सुनकर नेहा और दीक्षा कहती है, तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। दीक्षा भी कहती है, हाँ तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके ना वानी को वापस लाएंगे हम। ऐसे थोड़ी ना जा सकती हम लोग को छोड़ के। हाँ नहीं तो चलो जी नीचे, आंटी जी से कुछ पूछते हैं, शायद वो बता दे। और सुनो मिशिका, तुम परेशान बिल्कुल मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और वानी के साथ भी, इतने सारे दोस्त हैं उसके। दीक्षा और नेहा जो कि अपने आंसू को पोंछते हुए नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन यहाँ तो नीचे प्रभा के अलग ही गंगा जमुना बह रहे थे। साथ ही सुनीता जी को वो संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये सारी बातों को जानने के बाद वो खुद को कैसे संभाले। अब जो भी बात प्रभा को पता चली थी, नेहा और दीक्षा को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, और वो भी प्रभा को सांत्वना देते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा प्रभा, सब ठीक हो जाएगा यार। लेकिन प्रभा नहीं समझ पाती कि ये दोनों क्यों रो रहे हैं। प्रभा धीरे से खड़े होते हुए कहती है, मैं वॉशरूम यूज़ करके आऊँ, मुझे फेस वॉश करना है आंटी। उसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही थी। सुनीता जी उसे इशारा करते हुए कहती है, माँ यहाँ से लेफ्ट ले लो, वहीं पर है बेटा। और वहीं साथ ही नेहा और दीक्षा जो कि सुनीता जी को साइड से हक करते हुए कहती हैं, हम वानी को वापस लाएंगे आंटी, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता जी कहती हैं, तुम लोगों को किसने बताया ये सब? दीक्षा और नेहा एक साथ ही नाम लेती हैं, मिशिका। सुनीता जी एकदम से हैरान होकर खड़े होते हुए पूछती हैं, उससे ये सब पता है? उससे वानी के बारे में सब कुछ पता है? ये सुनकर के नेहा कहती है, हाँ उससे भी पता है कि वो वीरेंद्र अंकल के साथ। तभी ये सुनकर कि सुनीता जी एकदम से सोफा पर बैठते हुए कहती है, नहीं वो तो बच्ची है, उसे ये सब नहीं पता होना चाहिए था। हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, क्यों नहीं छुपा पाई मैं उससे ये सब। दीक्षा कहती है, पर हुआ क्या है ऐसा? कहाँ लेकर गए उसको? यहीं पर रखे होते ना, क्या बात क्या है? तभी प्रभा कहती है, चलो यहाँ से। और आंटी आप मेरे नंबर पर कॉल करते रहेगा, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तुरंत मुझे इन्फॉर्म करेगा। हम सब आपके साथ हैं, पूरे क्लास आपके साथ है आंटी, और हम वानी को कुछ नहीं होने देंगे। और ये बोल करके वो तीनों वहाँ से निकल गए थे। तीनों की आंखों में एकदम से आंसू भर आए थे और साथ ही तीनों की आंखें ब्लर हो रखी थी। नेहा जो अपने साथ इन दोनों को स्कूटी पर लेकर आई थी, और वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, वानी के साथ ये सब क्यों हो रहा है, और आखिर उसे इस तरह क्यों भेज दिया गया? कुछ तो बात है। अब जाकर के प्रभा को लगा था कि नेहा और दीक्षा को सच तो बिल्कुल नहीं पता, और प्रभा इन सब में सबसे ज़्यादा मैच्योर थी। वहीं दूसरी तरफ अंकुर जतिन और सर्वेश जहाँ पहुंचे थे, वहाँ पर तो अखिल का अता पता ही नहीं था। वो तो बस रेंट पर रहता था, और अब उस घर के ओनर बताते हैं कि अखिल तो यहाँ से जा चुका है। जतिन, सर्वेश और अंकुर को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। वहीं दूसरी तरफ उमर प्रणव जो कि आर्यन के उसी विला में पहुंचे थे, जहाँ एक बार वो लोग आपस में ग्रुप स्टडी करने के लिए गए थे और साथ ही बहुत सारी मस्तियाँ किए थे। लेकिन वहाँ से उन लोग को पता चलता है कि आर्यन तो कहीं और शिफ्ट हो गया है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। तभी ओम कहता है, क्या आप हमें उसके एड्रेस बता सकते हैं? हमें उससे मिलना था और फ़ोन वो उठा नहीं रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट। वहाँ के स्टाफ ओम और प्रणव को एड्रेस दे दी थी। विला से जो एड्रेस ओम और प्रणव को मिला था, वो लोग तुरंत ही उस तरफ रवाना हो गए थे और जाकर के ओम की गाड़ी उसी ठीक मेंशन के सामने रुकी थी।
अब वो दोनों बाइक पर थे और सामने के नज़ारे को देख करके उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऊपर से नीचे तक उस घर को देखते हुए प्रणव जो ओम से कहता है, इतना भी बड़ा घर एग्जिस्ट करता है हमारे शहर में, हमें तो नहीं पता था। इस बात पर ओम भी अपना चेहरा हाँ मिलाते हुए कहता है, अब इस घर में हमें घुसने भी देंगे ये लोग, चलो उधर देखते हैं क्या होता है। और वो लोग अपनी गाड़ी को साइड में लगा करके गेट के पास आकर खड़े हो गए थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि एंट्री उन्हें मिलने कैसी है। तभी बगल में एक सिक्योरिटी सिस्टम था जहाँ पर 3-4 गार्ड्स बैठे हुए थे और वो लोग इस तरह बाहर खड़े उमर प्रणव को देख करके गेट के अंदर की तरफ से झांकते हुए कहते हैं, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए? यहाँ पर अभी कुछ सामान नहीं बट रहा है, जब बटेगा तब आना। ये देख करके ओम जो गुस्से में आते हुए कहता है, ए भिखारी दिख रहे हैं हम। तभी प्रणव उसको रोकते हुए कहता है, भाई देख तो यही रहे, हमसे अच्छे कपड़े तो ये गार्ड वालों ने पहन रखे हैं, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। और फिर वो धीरे से आवाज़ में कहता है, वो सर हम आर्यन के फ्रेंड हैं, उससे मिलना था हमें, पॉसिबल हो पाएगा क्या? तभी इस बात पर वो शख्स जो कि अंदर की तरफ इस वक्त खड़े होकर के उमर प्रणव को देख रहा था, वो हंसते हुए कहता है, ये आर्यन के फ्रेंड है, ये देखो ज़रा, झूठ भी औकात से बाहर का बोल रहा है। अरे यहाँ के किसी स्टाफ का नाम लेते ना तो शायद अंदर आने भी देते, चलो फूटो यहाँ से। और वो अपने हाथ मिली डंडे से दरवाजे पर मारते हैं जैसे उमर प्रणव वहाँ से चले जाए। लेकिन जैसे ही वो दोनों मुड़े थे, बाहर से एक गाड़ी आकर के खड़ी हो गई थी और जैसे ही वो गाड़ी आई थी तुरंत ही दरवाजे को खोल दिया जाता है। वहाँ के गार्ड जो कि अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लिए थे। तभी वो लड़की जो कि इस गाड़ी के अंदर थी वो विंडो खोल करके ओम की तरफ देखते हुए पूछती है, हेलो व्हाट डू यू वांट? ओम तो इस वक्त काफ़ी गुस्से में था, इसलिए वो तो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन प्रणव जो कि थोड़ा स्मार्ट था और बात करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और वो बहुत ही पोलाइटली कहता है, एक्चुअली मैम हमें अंदर जाना था, वो क्या ये आर्यन का घर है? तभी आरवी कहती है, आर्यन, ओके आई गॉट यू, तुम लोग आर्यन के फ्रेंड हो? एक काम करो, गाड़ी में बैठो, मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें अंदर। जैसे ही आरवी ने ये बोला था, प्रणव स्माइल करते हुए देखकर उसे हल्का सा झुकते हुए कहता है, थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच। वो आकर की गाड़ी में बैठ गया था और ओम को भी ज़बरदस्ती ले आकर की गाड़ी में बिठा देता है। ओम का तो मूड एकदम से ऑफ था क्योंकि उसे इस तरह के इंसल्ट बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका ईगो हमेशा उसके नाक पर चढ़ा रहता था। आरवी जो इस वक्त गाड़ी को ड्राइव करते हुए ले आकर के गैराज में गाड़ी को पार्क करती है और फिर बाहर निकल जाती है और साथ ही उमर प्रणव भी बाहर निकल चुके थे। आरवी जो ओम की तरफ देखते हुए पूछती है, वैसे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन इसका भी जवाब प्रणव नहीं दिया था और बहुत ही सॉफ्टली, और वो धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, वो आर्यन इस समय स्कूल नहीं आ रहा है, मैं उसको लेकर थोड़ा सा वो ठीक तो है ना, बस ये पूछना चाह रहे थे। फ़ोन भी उसका नहीं लग रहा, कोई कांटेक्ट नहीं, हमने उसे इवन ईमेल तक ट्राई किया पर उसका भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, सब ठीक तो है ना उसके साथ? आरवी जो प्रणव की इतने सॉफ्ट उनको सुनकर स्माइल करते हुए कहती है, हाँ उसके साथ तो सब कुछ ठीक है, पर आयुष तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? तुम आर्यन के बहुत क्लोज फ्रेंड लगते हो। अब इस बात पर उनको हंसी आ गई थी और वो हंसते हुए कहता है, हे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, क्यों? हमेशा आर्यन की तारीफ करता रहता है, इन दोनों के आपस के कॉन्वर्सेशन में ना हमेशा प्यार झलकता है, क्यों, है ना प्रणव? प्रणव जो उनको घूरते हुए बोलता है, तो रुक जा, जब मैं इस मेंशन से बाहर निकलूँगा ना फिर तुझे इसका जवाब देता हूँ। अब आर्यन से मिल सकते हैं क्या हम? वो आरवी से पूछता है। आरवी उसे अंदर लाते हुए कहती है, अब आर्यन से तो मिलना मुश्किल है क्योंकि फ़िलहाल के लिए वो यहाँ पर नहीं है, पर कोई बात नहीं, आओ तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। आरवी को सब कुछ पता था, आर्यन की सारी प्लानिंग। अखिल, तारा सिंघानिया, आयुष्मान सिंघानिया, ट्रिंकी तक को ये लगता था कि कुछ तो चल रहा है आर्यन और आरवी के बीच, क्योंकि ये हमेशा इतना ज़्यादा क्लोज रहते थे। लेकिन सिर्फ राजवीर को सच्चाई पता थी कि ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ना आरवी की तरफ से ऐसी कोई फीलिंग्स थी और ना ही आर्यन की तरफ से। अंदर की तरफ तारा सिंघानिया जो कि आराम से अपने हाथ में कुछ बुक्स वगैरह लेकर के पढ़ रही थी, और वहीं ट्रिंकी जो कि इस वक्त अपने एक पेट के साथ खेल रही थी। दूसरी तरफ बैठे राजवीर सिंघानिया जो कि अभी अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, लेकिन जाते जाते वो ओम और प्रणव को देखते हुए कहते हैं, ये स्कूल के बच्चों को कहाँ से उठा कर ला रही हो आरवी? आरवी का नाम सुनते तारा सिंघानिया भी उसी तरफ देखने लगती और साथ ही चिंकी भी अपने पेट के साथ खेलते खेलते जाकर के ओम के पास पहुंच गई थी, क्योंकि इस वक्त उसका जिम्मी जो कि ओम के पैंट को लगातार पकड़ करके अपने दांतों से खींचे जा रहा था।
अब ओम को इससे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी और वो कोई पेट लवर नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने पैरों को जोर से झटका था, जिससे बेचारा जिमी उड़ते उड़ते जाकर के धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है और बहुत ही बुरी से आवाज़ में काय काय करना शुरू कर देता है, जिससे चिंकी उसको देखते हुए कहती है, हाउ रूड, कौन हो तुम और ऐसे कैसे कर सकते हो, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये सुन करके ओम जो प्रणव की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ तो हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर और देर तक नहीं रह सकता, मैं इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा प्रणव, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अभी प्रणव उसका हाथ रोकते हुए कहता है, रुक जा भाई, हमें आर्यन के बारे में पता लगाना ही होगा, कम ऑन। और वैसे भी तेरा तो अच्छा दोस्त है ना, उसके लिए थोड़ी सी बेइज्जती नहीं सह सकता, और वैसे भी खूबसूरत लड़की बेइज्जती कर रही है, हो सकता हो तेरा कोई चांस बन जाए। ओम जो प्रणव को घूरते हुए कहता है, यहाँ के किसी स्टाफ के बारे में अगर तू ये बात बोलता तो शायद मैं 2 पल के लिए सोच भी लेता, लेकिन इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं जीना है मुझे। तू खुश रह अपने फालतू के ख्वाबों के साथ, और पूछ आर्यन कहाँ है यार। तभी तारा जो कि खड़े होते हुए पूछती है, आप दोनों आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे हैं, आइए बैठिए। तभी चिंकी कहती है, रहने दो, इसे तो मत बचाना मम्मी, कितना रूड है। और सुनो, तुम ना यहाँ पर जिस भी वजह से आए हो उसे तुरंत खत्म करो और निकलो यहाँ से। मेरा जिम्मी। और फिर वो अपने जिम्मी को उठा करके अपने सीने से लगा ली थी। ओम उसको अपनी काली गहरी निगाहों से घूरे जा रहा था और फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए न जाने क्या बोलने वाला था, जिससे तुरंत ही प्रणव उसके थाई पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, भाई कंट्रोल, यहाँ पर कुछ लोगों के पास गन भी है, पता चले यहाँ पर आए तो 2 लड़के थे, वापस 2 लाश जाए, शांत रहना। और वो तारा जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैम आर्यन। तभी ये सुनकर क्या भी कहती है, ए वाई मैम, आंटी बुलाओ ना, तुम आर्यन के दोस्त हो ना। और फिर वो तारा के बगल में आकर बैठते हुए कहती है, मामा ये प्रणव और ये ओम है। जैसे ही प्रणव और ओम इस तरह आरवी को अपना नाम इंट्रोड्यूस करा था वो सुनते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे और अपनी भौवें से कोड़ करके आंखों इशारों में कुछ बातें करने लगे थे। तभी आरवी हंसते हुए कहती है, मुझे आर्यन के दोस्तों के बारे में कैसे नहीं पता होगा, कम ऑन, हम अच्छे दोस्त हैं और वो सबके बारे में सब कुछ बताता है। और अखिल भी तो। जैसे ही आरवी के मुंह से अखिल नाम उन दोनों ने सुना था, वो क्यूरियस होकर पूछता है, 1 मिनट, तुम अखिल को भी जानते हो? आरवी कहती है, ऑब्वियसली अखिल, आर्यन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों, तुम लोग को ये बात नहीं पता? ओम कहता है, हमें तो बहुत कुछ नहीं पता है। इस बात पर प्रणव भी बिल्कुल उसी टोन में कहता है, भाई बहुत कुछ नहीं पता है।